हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेजर करने के लिए कुछ टर्म्स स्टडी की थी, लाइक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी। उन टर्म्स में से मोलैरिटी और मोलैलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों में से कौन सी टर्म बेटर है, विच वन इज़ बेटर, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो इसका आंसर है मोलैलिटी इज़ बेटर। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए मोलैलिटी इज़ बेटर देन मोलैरिटी। अब इसका रीज़न भी पता होना चाहिए, बिकॉज मोलैरिटी इज़ temperature dependent, because volume of solution changes with change in temperature। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो मोलैरिटी है उसमें हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मींस मोलैरिटी में हम क्या कंसिडर करते हैं, वॉल्यूम कंसिडर करते हैं सॉल्यूशन का। अब वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और सेम सॉल्यूशन की फिर मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स मोलैरिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मोलैरिटी की जो वैल्यू है किसी दूसरे टेम्परेचर पे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो मोलैरिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, वेयर एज दूसरी टर्म हमारी क्या है, मोलैलिटी। वेयर एज मोलैलिटी इन्वॉल्व्स mass which does not change with change in temperature। Therefore molality is not temperature dependent, so it's better than molarity। तो किसी सॉल्यूशन की अगर हम कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं तो मोलैलिटी हमेशा मोलैरिटी से बेटर मानी जाती है, बिकॉज मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। किसी भी सॉल्यूशन की एट अ गिवन टेम्परेचर जो भी मोलैलिटी, आप टेम्परेचर चेंज भी कर देंगे तब भी मोलैलिटी की वैल्यू वो फिक्स रहेगी, क्योंकि मोलैलिटी में हम मास ऑफ द सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, मोलैलिटी में हम क्या कंसिडर करते हैं, मास ऑफ द सॉल्वेंट। और मास किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से मास पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो आपने अच्छे से ध्यान में रखना है कि मोलैलिटी जो है वो मोलैरिटी से बेटर होती है। क्यों होती है, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहेगी लेकिन मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और कंसंट्रेशन टर्म है जो हमने डिफ़ाइन करनी है, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ substance
और कंपोनेंट टू टोटल number of moles of the solution. नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज़ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन एक रेशो है किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में टोटल कितने मोल्स हैं, ठीक है। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। लेट अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ solute B dissolved in solvent A। हमने कोई सॉल्यूशन कंसिडर कर लिया और उसमें सॉल्यूट है B जिसको हमने डिज़ोल्व किया है सॉल्वेंट A में, ठीक है। लेट Na इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं Na, Nb इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हमने मान लिया Nb। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन इज गिवन बाय एक्स ए। मोल फ्रैक्शन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं x, ठीक है। और उसके फुट में जो भी लिखा है उसी की मोल फ्रैक्शन होती है। जैसे हमने क्या लिखा है ये XA, इसको हम कैसे बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है। XA क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। तो ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, जिसकी भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं जिस कंपोनेंट की, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन Na प्लस Nb, ठीक है। एंड XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके फुट में उस कंपोनेंट का नाम लिखते हैं जिसकी भी मोल फ्रैक्शन है। जैसे अगर हमने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो हम लिख देंगे XH2O। इसको कैसे बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन XC6H6, ठीक है। तो X किसका सिंबल हो गया, मोल फ्रैक्शन का, और उसके फुट में जो भी फॉर्मूला लिखा है वो क्या है, जिस कंपोनेंट की हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है। और फिर हम नंबर ऑफ मोल्स उस कंपोनेंट के लेके अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे कि जो भी कंपोनेंट है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है, फॉर अ गिवन सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन में जैसे हमने अभी लिया दो कंपोनेंट हैं तो उनकी मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो हमेशा यूनिटी के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये जो सॉल्यूशन हमने लिया था इसमें दो कंपोनेंट थे A और B, ठीक है। किसी सॉल्यूशन में हो सकता है 3 कंपोनेंट हो A B C, ठीक है। तो उसमें फिर जो आपके पास मोल फ्रैक्शंस होंगी XA प्लस XB प्लस XC, वो कितना आ जाएगा, यूनिटी। जितने भी कंपोनेंट हैं उनकी मोल फ्रैक्शन